नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि भारत ने साफ कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दों पर किसी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं होगी। डार ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 10 मई को युद्ध विराम की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इसे द्विपक्षीय मामला बताकर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए दो की जरूरत होती है। डार का यह बयान भारत की पुरानी नीति शिमला समझौता 1975 और लाहौर घोषणा 1999 से मेल खाता है, जिसमें तय हुआ था कि विवाद सिर्फ दोनों देशों के बीच सुलझेंगे। इस बयान से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों पर सवाल खड़े हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम कराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को हमेशा नकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नया भारत किसी की परमाणु धमकी से नहीं डरता और दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देता है। पीएम मोदी ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि 7 और 8 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले कर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। इसमें जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर मुख्यालय भी शामिल था। मोदी ने कहा कि यह कार्रवाई पहलगाम हमले का जवाब थी, जिसमें आतंकियों ने भारतीय बेटियों का अपमान किया था। उन्होंने स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की भी अपील की और धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना उनका संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत मॉस्को के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने एक्स पर लिखा कि पुतिन ने उनके 75वें जन्मदिन पर फोन कर शुभकामनाएं दी, जो दोनों देशों के गहरे रिश्तों का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही मोदी ने यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए भारत की ओर से हर संभव योगदान देने की बात भी दोहराई। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत वैश्विक मंच पर शांति और सहयोग की भूमिका पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर जहां बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम मना रही है, वहीं शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने उन पर तीखा हमला बोला है। संपादकीय में गरीबी और बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए लिखा गया कि 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त राशन पर निर्भर हैं, जो शर्मनाक स्थिति है। इसमें पीएम मोदी के 2014 के 2 करोड़ नौकरियों के वादे का जिक्र करते हुए कहा गया कि 11 साल में सिर्फ 10 लाख नौकरियां मिली और करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। संपादकीय ने उद्योगपति अडानी को मोदी का मित्र बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें जमीन, हवाई अड्डे और सरकारी कंपनियां मुफ्त में दी गई, जबकि आम आदमी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। शिवसेना ने मोदी की गुजरात में चाय बेचने और अन्य कहानियों को झूठा करार दिया और कहा कि अब 75 साल की उम्र में भी वह कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी ने मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ ही आत्मचिंतन की सलाह दी और आरोप लगाया कि उन्होंने एक बड़ा अवसर खो दिया है। सेबी ने अडानी ग्रुप के शेयरों से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में 2 लोगों के खिलाफ सेटलमेंट आदेश जारी किया है। यह मामला अजय भाटिया और सुप्रीत सिंह लूथरा से जुड़ा है, जिन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL के शेयरों की गोपनीय जानकारी लीक होने के बाद खरीद फरोख्त कर अवैध मुनाफा कमाया। भाटिया ने अप्रैल 2022 में AGEL, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों से 55 लाख से अधिक का फायदा कमाया। सेबी ने दोनों पर जुर्माना लगाया और उन्हें 6 महीने तक शेयर बाजार से दूर रहने का आदेश दिया। लूथरा ने 40 लाख सेटलमेंट फीस और 13 लाख से अधिक की कमाई लौटाई। हालांकि यह मामला सीधे अडानी समूह के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कंपनी की गोपनीय जानकारी बाहर कैसे लीक हुई। अडानी समूह पहले से ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अमेरिकी जांच एजेंसियों के मामलों में विवादों में घिरा रहा है। वहीं हाल ही में कोर्ट और सरकार के आदेशों से अडानी और अंबानी समूहों को मीडिया मामलों में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पराली जलाने के मुद्दे पर सख्त टिप्पणी की। CJI PR गवई ने कहा कि कुछ किसानों को जेल भेजने से सही संदेश जाएगा। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा पर जोर देते हुए कहा कि किसान देश को अन्न देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पर्यावरण की रक्षा ना हो।
अदालत ने सवाल उठाया कि पराली जलाने पर सख्त दंड क्यों नहीं लागू किए जा सकते। न्याय मित्र अपराजिता सिंह की दलील सुनते हुए सीजेआई ने कहा कि पराली का उपयोग जैव ईंधन बनाने में भी हो सकता है और इसे लंबी प्रक्रिया बनाना ठीक नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में 3 महीने में सभी रिक्त पद भरने का आदेश दिया। साथ ही यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को भी समय सीमा के भीतर खाली पदों को भरने का निर्देश दिया गया। बता दें कि हर साल सर्दियों में पराली और पटाखे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर समस्या खड़ी करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया है। पीसीबी ने आईसीसी को दूसरा पत्र भेजकर मांग की है कि उन्हें मौजूदा एशिया कप में बाकी मैचों से हटाया जाए। बोर्ड का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान खेल भावना से समझौता किया और उनके फैसले पक्षपाती रहे। विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार किया। पीसीबी का कहना है कि पाइक्रॉफ्ट ने इस तनावपूर्ण माहौल को शांत करने की बजाय और बढ़ाया। पाकिस्तान ने रिची रिचर्डसन को रेफरी बनाने की मांग की है। हालांकि आईसीसी ने पहले ही शिकायत खारिज कर दी थी, लेकिन पीसीबी अभी भी अपने रुख पर अड़ा है। यह विवाद भारत और पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में और तनाव ला सकता है। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भारत और पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कहा कि इस मुद्दे को जरूरत से अधिक तूल नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को हाथ मिलाना अच्छा नहीं लगता तो यह उसकी व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन इस पर बड़ा विवाद खड़ा करना दोनों टीमों के लिए सही नहीं है। कपिल देव ने जोर देकर कहा कि क्रिकेटरों को बड़े या गलत बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे खेल की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि खेल है तो क्रिकेट खेलें, बाकी बातों पर ज्यादा चर्चा ना करें। पीसीबी द्वारा मैच रेफरी पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है और वे इसे संभालें। भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने क्वालिफाइंग राउंड में अपने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर का शानदार थ्रो कर सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उनके अलावा जर्मनी के जूलियन वेबर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। वेबर ने पहले प्रयास में 85.29 मीटर और दूसरे प्रयास में 87.21 मीटर का थ्रो किया। नियमों के अनुसार 84.50 मीटर का क्वालिफाइंग मार्क पार करने वाले या शीर्ष पारा थ्रोअर ही फाइनल में पहुंचते हैं। नीरज के प्रदर्शन से भारत को एक और पदक की उम्मीद बढ़ गई है। अडानी समूह पर खबरें छापने पर रोक लगाने वाले रोहिणी कोर्ट के आदेश को पत्रकारों ने चुनौती दी है। परंजॉय गुहा ठाकुरता और 4 अन्य पत्रकारों ने जिला अदालत में अपील दायर कर कहा कि आदेश में यह साफ नहीं बताया गया कि कौन सी सामग्री मान हानिकारक है। उनका तर्क है कि यह प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यह मामला अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के मानहानि मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें कंपनी ने आरोप लगाया कि पत्रकार और कार्यकर्ता उसकी परियोजना और छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने 6 सितंबर को गैग ऑर्डर जारी करते हुए पत्रकारों को अडानी ग्रुप से जुड़ी अनवेरिफाइड सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया और मौजूदा पोस्ट पर वीडियो हटाने का निर्देश दिया। इसी आदेश के आधार पर सरकार ने 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का आदेश दिया, जिनमें रवीश कुमार, ध्रुव राठी, न्यूज लॉन्ड्री, दी वायर और आकाश बनर्जी जैसे नाम शामिल हैं। वहीं पत्रकार संगठनों ने इसे प्रेस फ्रीडम पर हमला बताया है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे #MyModiStory सोशल मीडिया अभियान में भाग लिया है। वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि आज के भारत की #MyModiStory मुझे भी यूट्यूब ने सूचना भेजी है कि अडानी पर बने वीडियो खुद हटा लूं या फिर वह हटा देगा। सूचना मंत्रालय ने कई लोगों और संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। इनमें न्यूज लॉन्ड्री, दी वायर सहित ध्रुव राठी, अभिसार, अंजीत अंजुम, आकाश बनर्जी के वीडियो के भी लिंक हैं। कुल 138 वीडियो हटाए जाने हैं। इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए गए वीडियो हटाने होंगे। आज अडानी वीडियो टेक डाउन दिवस है। अगर कोई यूट्यूबर इसी पर वीडियो बनाए कि अडानी पर बने 138 वीडियो टेक डाउन करने के आदेश दिए गए हैं, तो क्या उसके वीडियो को भी टेक डाउन किया जाएगा? टेक डाउन का मतलब होता है वीडियो डिलीट करना। बिहार की पटना हाई कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन का एआई जनरेटेड वीडियो हटाने को कहा है। यह आदेश कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंत्री ने दिया और पार्टी को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से
वीडियो हटाने को कहा है, जिसके बाद कांग्रेस ने उस वीडियो को हटा दिया। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि वीडियो को 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस इकाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो पूरी तरह एआई से बना है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिवंगत मां हीराबेन के बारे में सपना देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चुनावी राज्य बिहार में उनकी राजनीति को लेकर उनकी आलोचना कर रही हैं। एआई वीडियो में उनकी मां उनको राजनीति में उनका उपयोग न करने की नसीहत देते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर काफी हंगामा मचा था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.